हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में पीटी 365 का डॉक्यूमेंट। और जन ये डॉक्यूमेंट जो है नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर करता है। पुराने जो मैंने अभी तक 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं उसमें अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का, और कुछ पार्ट्स में नवंबर से भी शुरू है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक है। ये स्टैटिक टॉपिक भी है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 75 साल स्टैब्लिश ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट उसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है। और एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना है आपको। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसका जेनेसिस जो हुआ है, मतलब शुरुआत हुई है 25 जनवरी 1950 को इसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक। इसलिए 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था, तो 25 जनवरी 2025 में इसका 50 साल कंप्लीट होता है। सॉरी, 75 साल कंप्लीट होता है, 50 नहीं 75 साल। उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अगर देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो रेगुलेट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स को, सर्विस कंडीशन को, उनका टेन्योर क्या होगा वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनके की रोल्स क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सभी इलेक्शंस को इंडिया में एडमिनिस्टर करते हैं। सभी इलेक्शंस मतलब जो चीफ इलेक्शन, जो मेन इलेक्शंस होते हैं, बाकी इलेक्शन जो मेन है पर जो पैन इंडिया लेवल पे होते हैं या स्टेट लेवल पे होते हैं उनको, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन हुआ, फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तो ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। और पंचायती राज का इलेक्शन कौन एडमिनिस्टर करता है, ब्लॉक लेवल पे कौन इलेक्शन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, तो ये सब आप कमेंट में बताओ मुझे। ठीक। फिर कंपोजिशन अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कंपोजिशन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है। इनिशियली जो है स्टार्टिंग में हिस्ट्री में तो सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट किए गए थे, और जो 1 जनवरी 1990 तक सर्व किए थे। फिर बाद में 1993 में फिर से परमानेंटली उन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को वर्कलोड बढ़ गया था, तो उसकी वजह से परमानेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है। फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस को थोड़ा देखते हैं तो उन कैंडिडेट्स को वो इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी फंक्शन भी होता है कि वो उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करता है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस का अकाउंट टाइम पर सबमिट नहीं करते। फिर ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करते हैं, और नेशनल और स्टेट पार्टीज का स्टेटस भी इनके द्वारा ही ग्रांट होता है। फिर पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी देते हैं ये। ठीक है। कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के। ठीक है। 2023 का जो नया एक्ट है वो 1991 के पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ज्यादा ऑटोनॉमी देता है ये। ठीक है। किस जो पैरामीटर क्वालिफिकेशन पे देखते हैं क्या है इसमें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए पर्सन को सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट का पोस्ट पर होना चाहिए या उसने वो पोस्ट होल्ड किया हो। ठीक है। और उसके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए और इलेक्शंस मैनेज और कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा, फिर सर्च कमेटी, दूसरा स्पेसिफिकेशन है सर्च कमेटी का। तो सर्च कमेटी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में होती है, और इसमें 2 एडिशनल मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी रैंक या उससे ऊपर के। ठीक है। ये कमेटी जो है सिलेक्शन के लिए 5 कैंडिडेट्स का पैनल प्रिपेयर करती है। ठीक है, रिसर्च कमेटी। फिर उसके बाद आती है सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी में जो होते हैं वो प्राइम सिलेक्ट कमेटी को कंपोज करते हैं प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन। ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो भी एक मेंबर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। नॉर्मली अभी तो होम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो ये कमेटी जो होती है ये एलिजिबल कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है। फिर टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 साल तक की एज तक का होता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। अगर वो कम एज में रिक्रूट हो गए और उनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है तो भी उनको हटा दिया जाएगा। मान लो ज्यादा एज में रिक्रूट हुए, मान लो अगर वो रिक्रूट हुए हैं 62 साल पे, तो 65 साल तक ही वो सर्व करें, फिर 3 ही साल के लिए कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है। अगर एक और चीज, अगर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, ठीक है, जब एक बार इलेक्शन कमिश्नर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो जो कंबाइंड टेन्योर हो है तो भी 6 साल से वो ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर वो बने, उसका फिर 3 साल बाद ही उनका प्रमोशन हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, मतलब ऊपर बढ़ गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे, तो भले उनकी एज 60 ही साल हो जब वो इलेक्शन चीफ सीईसी बने हो, तो भी उस केस में वो बस 3 ही साल यानी 63 साल तक ही वो एज अ सीईसी का, मतलब दोनों साल का कंबाइंड टेन्योर 6 साल से ज्यादा नहीं हो जाए तो 63 साल तक ही वो सीईसी के तौर पे काम करेंगे, फिर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर रीअपॉइंटमेंट की बात है तो रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। ठीक। सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। और इनका जो रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करें तो रेजिग्नेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर है वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन कमिश्नर्स के रिमूवल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन ही काफी होता है, उसके बाद रिमूवल हो जाता है। ठीक है। फिर लीगल प्रोटेक्शन के बारे में, इनको लीगल प्रोटेक्शन क्या मिली है, तो लीगल प्रोटेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए एक्ट्स या बोले गए वर्ड्स या के लिए सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। तो याद रखना ऑफिशियल कैपेसिटी, सब कैपेसिटी हमेशा नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर की इनिशिएटिव्स देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, तो वो है ईवीएम। सबसे बड़ा इनिशिएटिव ईवीएम का ही है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है, ये पोर्टेबल डिवाइस है जिसको 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर 1982 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था मॉडर्नाइज इलेक्शंस के मॉडर्न डे इलेक्शंस के लिए। ठीक है। सबसे पहली बार केरला में इस्तेमाल हुआ था, ये याद रखना। और उसके बाद फिर दूसरा जो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009 में स्वीप इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये वोटर एजुकेशन और अवेयरनेस और लिटरेसी बढ़ाने के लिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ये दूसरा इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर सी विजिल ऐप जो है 2018 में इनका तीसरा बड़ा इनिशिएटिव था, जिससे सिटीजन्स अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं वायलेशन हो रहा है तो वो सिटीजन्स सिर्फ उसका फोटो खींच करके सी विजिल ऐप पे अपलोड कर देते हैं, तो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को उस समय पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या वायलेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, इसमें जो अपलोड करता है इंफॉर्मेशन उसकी डिटेल्स भी गुप्त रखी जाती है, नहीं बताया जाता है कि कौन कहाँ से क्या है, बस ये पता रहता है कि इस इलाके में इस पर्सन यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है। फिर नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015 में इस ये अगला इनिशिएटिव था जिसमें एरर फ्री और ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल लॉज प्रिपेयर किया गया था। ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, स्टॉकहोम कॉमनवेल्थ एंड इलेक्शन नेटवर्क का। उसका फिर जो पांचवा है, और इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल, जिसको वीवीपैट भी कहते हैं। ठीक है। फॉर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आप लोगों ने वोट, आप लोगों में से जो आई होप सभी ने वोट दिया ही होगा इस बार के रिसेंट इलेक्शंस में, 2025 में जो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, सॉरी 24 में, 25 में कह रहा हूँ, 24 में जो इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है। उसमें आई होप सभी ने वोट दिया होगा। तो क्योंकि 21 साल के तो आपको उस 18 साल से अब होंगे ये, तो 21 साल में आप क्योंकि पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आई होप आपने तो आपने जब वोट दिया होगा तो आपने देखा होगा जब वोट दे रहे हो तो एक बैलेट पेपर पे जब जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो उसके बाद एक पेपर निकलता है पी आवाज करने के बाद। ठीक है। खट 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 करके पेपर निकलता है, उसमें दिख जाता है आपने किसको वोट दिया है, वो सिंबल दिख जाता है किस पार्टी का सिंबल है, और इलेक्शन और जिसको वोट दिया है उसका नाम दिख जाता है, और शायद फोटो भी रहता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
छोटा सा फोटो भी रहता है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इस डिटेलिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये एक बस ये याद रखना है कि वो पेपर निकलता है, तो उसी पेपर को उसी प्रोसेस को वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है, क्योंकि पहले सब कहते थे कि मैंने बटन दबाया, एक पार्टी का वोट चला गया दूसरे पार्टी को। तो ये न्यूज काफी आ रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ही ये इंट्रोडक्शन हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं रहता है, आप जिसको वोट दे रहे हो उसी को वोट जा रहा है आपका। तो अब इसका डबल वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वीवीपैट का इंट्रोडक्शन भी हो गया था, कि जब आप वोट देने जाओ, वोटर्स वोट देने जाए, तो वो देख सके कि जिन्होंने जिस कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाया है, वोटिंग उसी कैंडिडेट को पड़ी हो। ठीक है। तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो ये इनिशिएटिव्स आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें से कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे वीवीपैट हुआ, फिर आपका सिविजिल ऐप हुआ, फिर स्वीप हुआ। ठीक है। और तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस पे। ठीक है। इसके बाद में इसमें एनजीओस का जो ये इस टॉपिक में ये कवर करता है कि एनजीओस के रेगुलेशन या गवर्नेंस में रोल वगैरह। ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर रजिस्टर्ड सभी एनजीओस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अच्छा, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? उनको अपने की ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स में कोई भी चेंजेस रिपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिक्वायरमेंट तब भी अप्लाई होगी होती है जब एनजीओ का प्रीवियस एफसीआरए लाइसेंस एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग हो। ठीक है। एमएचए ने ये क्लियरली कहा है कि एनजीओ नया एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रीवियस एप्लीकेशन को रिप्लेस कर देगा। ठीक। एनजीओ ये होते क्या है, पहले आप देख लेते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उनकी रेगुलेशंस कैसे होती है। तो एनजीओ का फुल फॉर्म से बता दिया है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। ग्रुप या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और जिसका ह्यूमैनिटेरियन या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंडिया में जो एनजीओ की फॉर्मेशन होती है वो सोसाइटीज के रूप में होती है, यानी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। ये ट्रस्ट के रूप में भी इनका होता है, तो प्राइवेट ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और पब्लिक ट्रस्ट रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर रजिस्टर्ड होता है। फिर चैरिटेबल कंपनीज के तौर पे भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये उस केस में ये कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। अगर एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए एफसीआरए 2010 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से प्रायर परमिशन लेना या एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। एफसीआरए 2010 के अंदर एनजीओ की रेगुलेशन जो है बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फंड्स के इन्फ्लक्स को रेगुलेट करता है। ये एफसीआरए 2010 का जो रेगुलेशन है, जो इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन या कंपनीज या एनजीओ को दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस एक्ट का मकसद ये है कि ये इंश्योर करता है कि फॉरेन फंडिंग का ऐसे किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो जिससे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी अफेक्ट हो, या फिर सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट पड़े देश के, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, या कोई ऑफेंस इंसाइट हो जाए। ठीक है। या किसी पर्सन की लाइफ एंडेंजर्ड हो जाए। फिर एनजीओ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? एक तो फंड्स की प्रोविजन का प्रावधान किया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन को फंड्स प्रोवाइड करती है एनजीओ के थ्रू वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे स्वाधार, उज्ज्वला वगैरह, ये सब एनजीओ के थ्रू ही होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कुछ स्कीम्स हैं, कल्चरल फंक्शन, प्रोडक्शन ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कल्चर ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल प्रेजेंस जैसे स्कीम्स हैं, जो आर्ट और कल्चर प्रमोशन और कंजर्वेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एनकरेज करती है। फिर एक एनजीओ दर्पण पोर्टल भी है। ये एनजीओ दर्पण पोर्टल में रजिस्टर करके हर एनजीओ को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में सरकार को भी हेल्प मिलती है। ठीक है। फिर एक बॉक्स रह गया था इधर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं एनजीओ को लेकर के। तो 7th शेड्यूल में ट्रस्ट एंड चैरिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दे फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट, मतलब कंकरेंट लिस्ट
के अंदर ये फॉल करते हैं। सेवन स्केड्यूल मतलब जो आपको स्केड्यूल्स में कौन कौन से स्केड्यूल्स किस किस चीज के रिगार्ड किस किस चीज को रेफर कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। वो 12 स्केड्यूल्स हैं, तो 12 को जैसे पहला स्केड्यूल है टेरिटरीज को, फिर दूसरा है मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है। तो चौथा है राज्यसभा के सीट्स वगैरह सबको, तो ये सब आपको याद रहे। 11वां है आपका पंचायती राज के लिए, 12वें है म्यूनसिपैलिटीज के लिए। अच्छा, आज पंचायती राज डे भी है 24 अप्रैल को, तो ये ध्यान पे भी रख, तो इसलिए ये ध्यान पे भी रखना है आपको, ठीक है। डेट नहीं याद रखना है, पंचायती राज के बारे में याद रखना है, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल किस चीज को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फिर अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एनजीओ है, आर्टिकल 19(1)(c), यानी गारंटी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ठीक है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग एनजीओ। तो ये आपके प्रीलिम्स से पूछ सकता है फैक्चुअल के फॉर्म पे, और मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, गवर्नेंस एंड एआई, ठीक है। एआई काफी न्यूज में भी है। तो लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट में देखते हैं, तो इंडिया ने जो फर्स्ट एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है, ठीक है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया ने ये इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए रिसर्चर स्टार्टअप और डेवलपर्स को डाइवर्स डेटा सेट्स प्रोवाइड करेगा इंडिया, जिससे स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस डेवलप किया जा सके, ठीक है। और इस डेटा बैंक की स्पेशल फीचर्स रहेंगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा बाय एनेबलिंग रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट, ड्रोन या आईओटी डाटा, ठीक है। इससे एआई ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी में भी काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक। फिर कैसे एआई ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है गवर्नेंस को, तो ये देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस इन इंडिया। सबसे पहला एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। एजुकेशन सेक्टर में एनसीईआरटी ने अपने एनआरओईआर नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रिपोजिटरी में अवेलेबल हर रिसोर्स के लिए 31 मेटा डेटा एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं, जिससे रेलेवेंट रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हो जाए। दूसरा, एग्रीकल्चर में सर्विस डिलीवरी में कैसे हेल्प कर रहा है, तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके क्रॉप इश्यूज डिटेक्ट करता है, जिससे फार्मर्स टाइमली इंटरवेंशन कर सके और हेल्दियर क्रॉप्स ग्रो कर सके, ठीक है। फिर दूसरा, इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी में भाषणी प्लेटफॉर्म काफी न्यूज में भी था। एआई का यूज करके गवर्नमेंट सर्विसेज को रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे लैंग्वेज के बैरियर्स कम होते हैं। वैसे ही लैंग्वेज को रिगार्ड लेकर के अभी भारत में अलग कोहराम मचा हुआ है। फिर डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग में है कैसे हेल्प करता है, तो इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज एआई का यूज करके अर्बन सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, वेस्ट डिस्पोजल हुआ, जिससे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। फिर जुडिशियल इफिशियंसी में सुहास सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स को लैंग्वेज गैप्स के ब्रिज करते हुए वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके उसमें वो लैंग्वेज उस लैंग्वेज में जजमेंट्स को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और एक्सेसिबल हो जाती है डिसीजन प्रोसेस। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, तो राहत फुल फॉर्म है इसका रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐप एआई का यूज करके नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और इमरजेंसीज के दौरान इवैक्यूएशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इंडिया में एआई को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो इनिशिएटिव्स देख लो एक बार। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, एनएसएआई जिसको कहते हैं, तो ये नीति आयोग का एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी के अंतर्गत में है। ये हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में जिसमें एआई पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, किया जाता भी है। इंडिया एआई प्रोग्राम, फिर इसमें क्या है, मीटी का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, जो एआई इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी ये डेटा प्राइवेसी को स्ट्रेंथन करता है और एआई रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करता है। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जीपीएआई, ठीक है, इंडिया को ग्लोबली कोलैबोरेट करता है ताकि अपने स्ट्रेटजीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर सके। फिर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ और फ्यूचर स्किल्स जैसे प्रोग्राम्स एआई एजुकेशन को एक्सपैंड करते हैं, स्पेशली टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में, ठीक है। फिर सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें,
तो आत्मनिर्भर भारत का एक नया डायमेंशन है ये, सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया अब अपना ओन सोवरेन एआई डेवलप करेगा, करने का एम रख रहा है, जो डिजिटल सोवरेनिटी फ्रेमवर्क पर बेस्ड होगा। डीप सीक आ रहा है चाइना का, चैट चैट जीपीटी वगैरह यूएसए का तो है ही, सभी कंट्रीज के पास ऑलमोस्ट, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें हम अपना कंपैरिजन करते हैं, उन सबके पास अपना एआई जनरेटिव है, जीपीटी है उनका अपना। इंडिया के पास नहीं है, तो इंडिया भी अपना एम कर रहा है इट्स ओन डेवलपिंग इट्स ओन सोवरेन एआई। ठीक है। सोवरेन एआई है क्या? सोवरेन एआई एक नेशन की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे वो इंडिपेंडेंटली एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप, डिप्लॉय और गवर्न कर सके। ठीक है। इसका मकसद नेशन की एबिलिटी को बॉस्टर करना होता है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और एडवांस कर सके, ताकि कि एआई का स्ट्रेटेजिक यूज मतलब करते हुए अपने नेशन की इंटरेस्ट को और एडवांस और प्रोटेक्ट कर सके। डिजिटल सोवरेनिटी क्या होती है? डिजिटल सोवरेनिटी होती है कि ये रेफर करता है अपने ओन डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल रखने की एबिलिटी को। जैसे इंडिया में अभी अपने जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे अपने नहीं है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, फेसबुक वगैरह हुआ, एक्स हुआ जो पहले ट्विटर था, फिर चैट जीपीटी हुआ, ये सब अपने हैं, इस पे इंडिया का कोई कंट्रोल है नहीं। हाँ, वो लीगल लॉज फॉलो करते हैं जो कंट्री के लिए हैं, लेकिन जो एक कंट्रोल कहते हैं वो कंट्रोल हमारे पास नहीं है उसका। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिक्स स्ट्रेटजिक पिलर्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट ऑफ एआई के लिए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एआई डेवलपमेंट के लिए सिक्स स्ट्रेटजिक पिलर्स हैं, सॉरी सोवरेन एआई के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहला है डिजिटल एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ और एआई डेवलपमेंट के लिए है। दूसरा है वर्कफोर्स डेवलपमेंट, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की जा सके। ठीक है, तो ये एक अलग एक दूसरा स्ट्रेटजिक पिलर है। तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, कटिंग एज एआई सॉल्यूशंस, मतलब हम एआई में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। ठीक है, जैसे अभी एआई के काफी सारे अब कोर्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैं, फिर डॉक्टोरल लेवल पे भी उस पर रिसर्च की जा रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा करें उतना ज्यादा हम सोवरेन एआई की तरफ बढ़ेंगे। और सिर्फ रिसर्च फॉर द नेम से एक रिसर्च नहीं होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि मतलब जो इस्तेमाल किया जा सके जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है। फिर रेगुलेटरी और एथिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्सिबल एआई यूज भी होना चाहिए, तो ये एक अगला पिलर है। फिर स्टिमुलेटिंग एआई इंडस्ट्री, मतलब ग्रोथ ऑफ एआई इकोसिस्टम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं वो, लेकिन उस इंडस्ट्री का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे रिसर्च का और ऐसे इस्तेमाल का। ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई एक्सीलेंस होते रहना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोऑपरेटिव्स वगैरह और इन सबको, अगला लेक्चर में थोड़ा डिटेल में मिलेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।